हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ताकि पढ़ने के बाद हमें क्लियर रहे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा शोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और फिर उसके बाद हम अभिक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अभिक्रिया ऊष्मा, या इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया एंथैल्पी। सेकंड है संभवन ऊष्मा। संभवन का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। तो संभवन या फिर उसी को हम कहते हैं विचरण। तो संभवन ऊष्मा या विचरण ऊष्मा, या फिर इसी को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं, संभवन एंथैल्पी। और फिर इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड केस यानी मानक अवस्था भी पढ़ेंगे। और फिर थर्ड है मानक दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा से आप परिचित होंगी, तो उसके आगे हम उसकी मानक दहन ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है उदासीनीकरण ऊष्मा, फिर उसके बाद विलयन की ऊष्मा, फिर कणीकरण ऊष्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मा शोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो उदाहरण हम देखते हैं कि जब कार्बन जल से रिएक्शन करता है, H2O से रिएक्शन करता है, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हम देखते हैं कि जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, और उस ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है 131.4 किलो जूल। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे लिख सकते हैं। जब अभिक्रिया हो रही थी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कार्बन लग रहा है, H2O लग रहा है साथ में, और साथ में हमें यहाँ ऊष्मा भी चाहिए। तो ऊष्मा चाहिए तो हम इसे अभिक्रिया के इस साइड ऐड कर देंगे, 131.4 किलो जूल। तो अब इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में जब भी आप इस तरह के उदाहरण लिखेंगे तो आंकड़ों के साथ लिखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगे अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं कार्बन H2O, और ये जो ऊष्मा है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस, साथ में यहाँ पे हमारे पास माइनस में प्राप्त हो जाएगी ऊष्मा 131.4 किलो जूल। तो अब इसको हम अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कार्बन है, H2O है, अब अभिक्रिया हुई और यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा को हम एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में दिखा सकते हैं, और इसका जो मान होता है इसी के बराबर होता है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो इसके विपरीत होता है। तो अगर हमें यहाँ पे ऊष्मा माइनस में प्राप्त हुई है तो हम प्लस में एंथैल्पी परिवर्तन का मान लिखेंगे, और अगर हमें प्लस में प्राप्त होता है तो हम यहाँ पे माइनस में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है वो हमेशा धनात्मक होगा। आगे हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो परिभाषा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस यानी H2 जो है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है, तो हमें प्राप्त होता है H2O, जल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अभिक्रिया को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रही है, तो हमें 2 मोल जल प्राप्त हो रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये हम हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जल प्राप्त हो रहा है, साथ में ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है उसको प्लस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऊष्मा मिलती है वो होती है 572.4 किलो जूल। तो अब अगर हम एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से H2, फिर यहाँ ऑक्सीजन और इस तरीके 2H2, और यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा वो यहाँ पे उपस्थित जो ऊष्मा होगी उसके बराबर होगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्लस में प्राप्त है, तो यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन का मान माइनस में हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए धनात्मक होगा, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक होगा। आगे हम अभिक्रियाओं से संबंधित ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं अभिक्रिया ऊष्मा, या फिर इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया एंथैल्पी। तो परिभाषा है कि अभिक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को ही उस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। तो मान लेते हैं एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A और B अभिक्रिया करके यहाँ पे उत्पाद C और D बना रहे हैं। तो इस केस में हम देखते हैं, मान लेते हैं अभिकार जो A है उसके एंथैल्पी का मान HA है, B के एंथैल्पी का मान HB है, और जो उत्पाद हैं ये अभिकारक हैं, तो इन अभिकारक की एंथैल्पी है ये।
और उत्पाद की एंथैल्पी है Hc और Hd, C की Hc है और D की Hd है। एंथैल्पी को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एंथैल्पी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अवस्था फलन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अब एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच का जो मान होगा वो बाद में जो हमें एंथैल्पी मतलब कि पदार्थ की एंथैल्पी है उसमें से अगर हम पहले जो पदार्थ था उसकी एंथैल्पी को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हुआ है। तो बाद में हम देखते हैं कि जो पदार्थ है उसकी एंथैल्पी है Hc प्लस Hd ना, C और D की एंथैल्पी को हम जोड़ दिए हैं और पहले जो एंथैल्पी थी वो थी A और B की एंथैल्पी यानी Ha और Hp। तो हम देख रहे हैं कि Ha और Hp ये अभिकारक की एंथैल्पी है। तो इसको हम HR से भी दिखा सकते हैं। R मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक। तो अभिकारक की एंथैल्पी HR हो जाएगी, मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर है। आगे हम देखते हैं कि ये उत्पाद है तो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं उत्पाद को। तो यहाँ से हम इसको HP दिखा सकते हैं Hc प्लस Hd को। तो इस तरीके से अब इस मान को हम यहाँ रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा H का जो मान है वो हो जाएगा H ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से एंथैल्पी परिवर्तन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन हमें प्राप्त हुआ है हम देख रहे हैं कि वही अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा है। अब हम अभिक्रिया ऊष्मा की परिभाषा एक अन्य रूप से भी देते हैं। तो परिभाषा है कि स्थिर दाब पर अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को ही अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये परिभाषा कैसे हम दे रहे हैं। तो पीछे जब हम ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि जो ऊष्मा अवशोषित हो रही थी या उत्सर्जित हो रही थी तो उसको हम एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में दिखा रहे थे। जब उत्सर्जित हो रही थी जब उस अवशोषित हो रही थी उस केस में हम देख रहे थे कि माइनस में मान आ रहा था और उसको हम प्लस में करके एंथैल्पी के लिए लिख दे रहे थे। या फिर उत्सर्जित के लिए जब मान प्लस में आ रहा था ऊष्मा का तो हम वहाँ पे माइनस करके एंथैल्पी परिवर्तन का मान लिख दे रहे थे। तो ये हम देख रहे हैं कि जो मान था वो तो सेम था, बस चिन्ह में परिवर्तन है। तो ये जो ऊष्मा है वही हम जो अवशोषित ऊष्मा या जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसी को हम देख रहे थे कि एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में लिख रहे हैं। तो चूँकि एंथैल्पी परिवर्तन ही अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा है और एंथैल्पी परिवर्तन का मान हम अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा से ही लिख रहे थे तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा को ही हम अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थिर दाब लिया जा रहा है। ये केस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जो ज़्यादातर अभिक्रियाएं होती हैं वो स्थिर दाब पर ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि स्थिर दाब पर अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को ही हम अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। सेकंड है संभवनी या विचरण ऊष्मा, या इसको हम कह सकते हैं संभवनी या फिर विचरण एंथैल्पी। और इंग्लिश में कहें तो इसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन में बनने से, तो मतलब कि बनाने के लिए, यौगिक को बनाने के लिए जो ऊष्मा की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई तत्व से अगर हम एक यौगिक को बनाते हैं, मतलब यौगिक में जो जो तत्व हैं उन तत्वों से यदि हम यौगिक को बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी उसमें कुछ एंथैल्पी परिवर्तन होगा। एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा इस केस में उसी को हम कहते हैं संभवन या फिर विचरण ऊष्मा। यहाँ पर एक केस और लगाई जाती है, वो ये रहती है कि हमें यौगिक का एक मोल बनाना है। मतलब हम उसके तत्वों से अगर उस यौगिक के एक मोल को बना रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को ही हम संभवन या विचरण ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, वही जो हम पीछे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में लिए थे। तो उसमें हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जल है वो हमें एक यौगिक है और ये यौगिक जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उसके तत्वों से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी अभिक्रिया को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमें यौगिक प्राप्त हो रहा है और साथ में हमें यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी। तो इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान था वो माइनस में था। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ऊष्मा है प्राप्त हो गई और यहाँ पे जो यौगिक है वो हमें 2 मोल प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें केवल 1 मोल यौगिक को बनाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पे हम 1 मोल निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा H2, यहाँ पे हो जाएगा हाफ O2 और यहाँ पर हो जाएगा H2O। H2O का 1 मोल हो गया और साथ ही साथ ऊष्मा भी जो है वो आधी हो जाएगी। तो हम देखते हैं ये आधी हो जाएगी तो यहाँ पे 2, 8 और 6.2 किलो जूल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी यौगिक के एक मोल को बनाने के लिए उसके तत्वों से एक मोल को बनाने के लिए हमें जो एंथैल्पी परिवर्तन प्राप्त होगा उसी को हम संभवनीय विचलन ऊष्मा कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि कोई अन्य पदार्थ लेते हैं जिससे हमें H2O प्राप्त होता है और साथ में कुछ और भी प्राप्त हो जाता है, मतलब कि हमें तत्वों से केवल यौगिक को ही बनाना है। अगर कुछ और भी प्राप्त हो रहा होता है तो उस केस में इस अभिक्रिया से हम संभवनीय विचलन ऊष्मा को नहीं देख सकते। अब हम संभवन ऊष्मा का मानक अवस्था देखते हैं, मानक केस देखते हैं। तो ये है मानक संभवन ऊष्मा, या इसको मानक विचलन ऊष्मा भी कह सकते हैं। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा HF0 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो F है ये फॉर्मेशन से इसका मीनिंग है। H यहाँ पे एंथैल्पी को दिखाता है, हम पहले बता चुके हैं कि एंथैल्पी को H से प्रदर्शित करते हैं। और ये नॉट जो है वो ये मानक अवस्था यानी स्टैंडर्ड केस दिखा रहा है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं केवल डेल्टा HF से और इसको डेल्टा HF0 से। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें तत्वों से यौगिक को प्राप्त करना है और यहाँ पे भी जो यौगिक होगा वो हमें एक मोल ही प्राप्त करना है। तो ये तो सेम है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड करना है मानक बनाने के लिए। तो ये है कि जो भी हम यहाँ पे पदार्थ लेंगे, मतलब वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा हो, सभी का जो ताप है और दाब है उसको हम देखते हैं। तो ताप यहाँ पे हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो दाब है वो 1 बार होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी पदार्थ हैं ये अपने मानक अवस्था में होने चाहिए। तो मानक अवस्था का यहाँ पे क्या अर्थ है उसे हम समझते हैं। अगर हमारे पास जो पदार्थ हैं वो ठोस हैं या फिर द्रव हैं, तो इस केस में मानक अवस्था में होने का अर्थ है कि ये दोनों अगर शुद्ध हों, इसमें कोई मिलावट ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये मानक अवस्था में है। अगर हम गैस की मानक अवस्था देखें तो इसका अर्थ ये है कि जो गैस हो उसका दाब जो हो वो 1 बार हो। और अगर ये जो पदार्थ हैं वो एक विलयन में उपस्थित है, विलेय के रूप में, ठीक है, वो विलेय है, एक विलयन में उपस्थित है। तो अगर ये पदार्थ जो विलेय पदार्थ हैं इनकी जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर हो, तो अगर विलेय पदार्थ की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये पदार्थ जो है वो मानक अवस्था में है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर पदार्थ ताप और दाब 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और दाब जो है 1 वायुमंडल दाब रख रहा है, साथ में वो सभी पदार्थ मानक अवस्था में है, तो अगर ऐसा केस लग रहा है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो संभवन ऊष्मा होगी वो मानक संभवन ऊष्मा होगी। अगला टॉपिक है मानक दहन ऊष्मा या स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबक्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा HC0 से। तो यहाँ पे C जो है वो कंबक्शन यानी दहन को दिखा रहा है, H एंथैल्पी को, और ये जो नॉट है वो मानक केस को दिखा रहा है। तो हम देख रहे हैं यदि हमारे पास कोई पदार्थ है और पदार्थ जो है वो हमारे पास 1 मोल उपस्थित है, तो अगर हमें 1 मोल का यहाँ पे दहन कराना हो, ये दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होगी दहन में, और इस अभिक्रिया में जो एंथैल्पी के मान में परिवर्तन होगा उस एंथैल्पी परिवर्तन को ही दहन ऊष्मा कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि इस अभिक्रिया को स्टैंडर्ड केस में किया जाए तो मानक अवस्था में करने का क्या अर्थ है वो हम पीछे भी देख चुके हैं कि ताप को हम 25 डिग्री सेल्सियस पे रखें, दाब को हम 1 बार रखें और साथ में जो पदार्थ है सभी उन सभी को हम मानक अवस्था में रखें। तो अगर ऐसा केस हम लगा रहे हैं तो जो दहन ऊष्मा होगी यानी 1 मोल के दहन में जो एंथैल्पी के मान में परिवर्तन होगा उस एंथैल्पी के मान में हुए परिवर्तन को ही यहाँ पे हम मानक दहन ऊष्मा कहेंगे। तो परिभाषा एक बार देख लीजिए कि पदार्थ की 1 मोल के दहन में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को मानक दहन ऊष्मा कहते हैं, जबकि सभी पदार्थ जो यहाँ पे मानक अवस्था में हों। शेष बचे हुए टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे।